अदालतों के अंदर मैं ये समझता हूँ इस चीज़ की शदीद ज़रूरत है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट की सतह पे भी और बाकी अदालतों की सतह पे भी, कि हम अदालत के अंदर ऐसा डकरम डेवलप करें, ऐसा माहौल डेवलप करें कि उसमें सबको ये इल्म हो, बड़े को भी छोटे को भी, बाअसर आदमी को भी और आम आदमी को जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कि अदालत कानून के मुताबिक चलेगी और कानून और आइन के मुताबिक अहकामात सादर फरमाएगी और फिर हर एक को उस पर यानी उसको ओबे करना, उस पर अमल करना उसका फ़र्ज होगा। मेरा ये ख्याल है इस अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ये उसी सूरत मुमकिन होगा कि हम कम अज़ कम वक्त में अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात के फ़ैसले दें और मिनिमम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है उसकी गुंजाइश जो है वो पैदा होने दें, ये चीज़। और उसके अलावा अदलिया जितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, जितनी गैर जानबदार और जितनी ही मोहतात तरीके से आगे बढ़ेगी, उनके फैसले और उस इदारे की हैसियत उतनी ही अहम और मुअस्सर करार पाएगी। हम मुश्किलात का शिकार हैं आज, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 62-60 सालों में हमारे यहाँ अदलिया जो है दीगर इदारों की तरह वो भी राइट, लेफ्ट एंड सेंटर प्ले करती रही और मार्शल लॉ ने और जर्नलों ने हमारे यहाँ और सिविल ब्यूरोक्रेट सीनियर जो हैं और सियासतदानों का वो तबका जो मुफादात के लिए हर वक्त तैयार रहता है, इन्होंने मिलकर और हमारे जागीरदारों ने खैर से उन्होंने भी और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, ये सब तबकात ने मिलकर पाकिस्तान के निज़ाम और उसके इदारों को कमज़ोर किया। आज जो थोड़ी सी कोशिश हमारे यहाँ इस तहरीक के बाद शुरू हुई कि चीज़ें आइन की हुक्मरानी की तरफ चलें और बड़ा और छोटा आइन और कानून के सामने बराबर ठहरें, उसको फ्रस्ट्रेट करने की मिनिमम सतह जो हम डेवलप कर रहे हैं वो भी काबिल कबूल नज़र नहीं आती हमारी करप्ट लाबियों को। और इसको मैं ये समझता हूँ कि बड़ी एहतियात से इस अमल को यानी कानून की हुक्मरानी के अमल को बड़ी एहतियात से हमें आगे बढ़ाने की। तो हम एक दफ़ा फिर अहम मुकदमात में जो मुकदमात जो लंबे अरसे तक चलते रहते हैं उस पर बात करेंगे। एक नुक्ता नज़र यह है कि अगर मुकदमात किसी भी मुकदमे का, चाहे लोअर कोर्ट्स का ताल्लुक है, चाहे हाई कोर्ट्स का ताल्लुक है, चाहे उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, अगर उसका एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि इस टाइम में इसका फैसला होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और वो स्पीडी जस्टिस होगा और उससे जो लोगों का जो एतराज़ है वो भी खत्म। देखिए बाज़ केसेस में टाइम फ्रेम आ जाता है, लेकिन ये ज़रा मुश्किल बात हो जाती है क्योंकि बाद का जब मुकदमात चल रहे होते हैं तो कई नए मुकदमात इस किस्म के आ जाते हैं जिनमें यानी ज़्यादा अहमियत आइन और कानून की सामने रखनी पड़ती है, तो उसमें शेड्यूल डिस्टर्ब तो होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आम मुकदमात जो हैं आम लोगों के उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी ख़ासी तवज्जो की ज़रूरत है ताकि वो लोग जो हैं उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो बर्दाश्त करना पड़ता है डिलेज़ की वजह से, वकला को लाने की वजह से, वकला की अपनी आमद और मुकदमे का ना होना, दूसरे अदालतों में जो उनके मुकदमात हैं दूसरे लोगों के वो भी फिर मुतासर होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें शेड्यूल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की भी शदीद ज़रूरत है कि जो मुकदमात हैं अर्जेंट नेचर के, उनकी फिक्सेशन हाई कोर्ट्स की तरह, जिस तरह हाई कोर्ट्स में रूटीन में हम जाते हैं, एक दिन केस विद इन टाइम फाइल किया तो वो दूसरे दिन फिक्स हो जाता है। चलिए यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो तीसरे दिन ही सही, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि रजिस्ट्रार्स ऑफिस जो है उसको खासा इस पर काम करना चाहिए ताकि ये मुकदमात की डिले और मुकदमात की बरवक्त सुनवाई का जो हमारे यहाँ एतराज़ भी है या उसकी ज़रूरत भी है उस पर काबू पाए। तो सब अब बातें जो मुख्तलिफ होनी शुरू हो गई हैं, बाद लोग ये कहते हैं देखिए जी हुकूमती जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा
परस्यू किया जाता है, जो दीगर जो लोगों की रिटें हैं वो उसी तरह पड़ी हुई हैं, जो दीगर जो सियासी जमातों की जो रिटें जो उनके खिलाफ रिटें हैं वो उसी तरह पड़ी हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं या इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत है या इससे हमें कोई गाइडलाइन भी लेनी चाहिए? देखिए, मुझे तो इस वक्त एक ही बात समझ में आती है कि चूंकि करप्शन रिलेटेड केसेस, और ये जो केस था हज स्कैंडल का या दूसरा केस जो है, इन सब मुकदमात की आप ये देखें कि बेशतर सुओ मोटो में नहीं आए, सुओ मोटो में भी कुछ आए, लेकिन इनमें करप्शन का एलिमेंट जो है वो टॉप पे था। मेरा ख्याल है कि करप्शन को इंतज़ामिया ने या तफ्तीशी इदारों ने, उन्होंने तो ख़त्म नहीं करना, क्योंकि वो बजाते खुद करप्ट भी हैं और वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जेक्टिव भी हैं। और आपने देख लिया कि किस तरह FIA और पुलिस और दीगर इदारे जो हैं प्रोविंसेस में भी और मरकज़ में भी वही काम करते हैं जो उनके बड़े IG साहबान, DIG साहबान, चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट, अब ये पूरा एक सिलसिला है जो आगे बढ़ रहा है। तो इसमें फिर एक ही इदारा रह गया, अदलिया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस भी आती हैं, उसमें सुओ मोटो के भी बाज़ नोटिस लिए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अहम शोबा था जिस पे काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन इसके साथ साथ मैं बिल्कुल बरमला ये बात कहूँगा कि जो मुकदमात पुराने पेंडिंग हैं, जिसका ताल्लुक जिससे भी हो, किसी जमात से है, किसी इदारे से है, किसी फ़र्द से है, उनको भी, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, उनकी भी समाअत होनी चाहिए, ताकि ये जो तासुर है और जिसको हवा दी जा रही है उन एलिमेंट्स की तरफ से जो ना कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं और ना ही करप्शन छोड़ने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए किसी तरह भी तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तासुर को कम करने या ख़त्म करने के लिए हमें तमाम मुकदमात को जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी से मुतल्लिक भी हैं, उनकी समाअत भी करनी चाहिए, ताकि ये जो अमल चीज़ों को फ्रस्ट्रेट करने का है ये कमज़ोर भी हो और ये अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाए हमारे सिस्टम। अच्छा खान साहब, हम ये देख रहे हैं कि अभी जो मुकदमा जो चल रहे हैं हम देख रहे हैं, इसमें हुकूमत एक अहम फरीक है, हुकूमत के जो बड़े ओहदेदार हैं वो अहम फरीक है। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आता है तो आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा? ये जो आइन के आर्टिकल 190 का हवाला दिया जाता है 190 का, इसमें किस हद तक हकीकत है कि जो फरीक है वो अगर हुकूमत ही है और उसी के खिलाफ फैसला आ रहा है तो उसके को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? 190 मैकेनिज्म ये एक तरीक़ाकार है कि तमाम इदारे ये करेंगे, इसके लिए किसी ख़ास हुक्म की ज़रूरत नहीं। आप जब ऑर्डर पास करते हैं एक अदालत के अंदर और वो ऑर्डर पास ऑन हो जाता है उस ख़ास इदारे के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो फिर उसकी पाबंदी आर्टिकल 5 के तहत लाजम हो जाती है। अब फ़र्ज़ करें एक ऑर्डर पास हुआ और एक रिस्पॉन्सिबल शख्स, उसका ओहदा कुछ भी हो, हैसियत कुछ भी हो, उस पर अमल दरामद नहीं करता, तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई लाजम हो जाती है। आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस ऑपरेट करना शुरू कर देता है। आप समन करते हैं, चलिए जी, उसका भी एक तरीक़ाकार है, नहीं आते आप उसके बाद कन्विक्ट कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि जब आप फैसला कर लेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो उसका एक तरीक़ाकार है डिसोबीडियंस को कंट्रोल करने का या कर्ब करने का। ऐसे नहीं कि अदालतें जो हैं उनके पास कोई तरीक़ाकार या इख्तियार है नहीं, इसके बावजूद कि इम्प्लीमेंटेशन एग्जेक्टिव ने और उसके मुख्तलिफ इदारों ने करनी है, आपके पास तरीक़ाकार मौजूद है। आप जब उस डिसोबीडियंस को, उस तमाम लाकानूनियत को, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन को सामने रखेंगे और सज़ा देंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि ये लोग जो हैं ये खामोशी से बैठ जाएंगे? नो, दे विल कम टू द कोर्ट अल्टीमेटली टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट इफ दे कैन। अगर उनको कानूनी तौर पे कोई हक होगा तो वो सज़ा जो है ख़त्म ही हो सकती है या बरकरार भी रह सकती है, जो भी सूरत हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ैसले होने चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है। हमारे यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट जो है